ओके, तो हम बात कर रहे थे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व यानी क्या कि ये जो साइड वाली फ्रीक्वेंसीज है एक्स एंड जेड, इनमें ना बहुत कम डिफरेंस होना ज़रूरी है। यानी ये जितना ज़्यादा शार्प रहेगा उतना अच्छा है। उससे क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स विल बी रिड्यूस्ड। और उससे इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम मैंने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में, वो ये था कि अगर मैं वाई चैनल सुन रहा हूँ रेडियो पे, वाई ये रेडियो स्टेशन में सुन रहा हूँ, एक्स एंड जेड उसके आगे और पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज़ के रेडियो स्टेशंस हैं। तो जब मैं वाई चैनल सुन रहा हूँ, इन दैट केस एक्स और जेड की फ्रीक्वेंसी अंदर नहीं आनी चाहिए। यानी ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा कि उनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होनी चाहिए, इतनी कम होनी चाहिए सो दैट कि उनकी आवाज़ भी हमें सुननी नहीं आनी चाहिए। सो दैट कैन बी डन बाय मेकिंग द रेजोनेंस कर्व मोर शार्प। मोर शार्प यानी अब यहाँ पे जो लिमिट मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये आई नॉट है, ये वाई का सिग्नल है आई नॉट, तो आई एंड एक्स एंड जेड का जो करंट है ना, दैट शुड बी आई नॉट बाय रूट टू। इससे क्या होगा, इससे ये x और z जो है ना, इनकी पावर जो है ना वो आधी हो जाएगी। किससे आधी हो जाएगी? हाफ ऑफ पावर ऑफ सिग्नल y। और ये भी मैंने बताया था कि पी वाई इज़ आई नॉट स्क्वायर आर, तो पी एक्स और पी जेड क्या हो जाएगा ना, इफ़ करंट इज़ आई नॉट बाय रूट टू देन इट इज़ आई स्क्वायर आर, तो आई नॉट स्क्वायर बाय आर अपॉन टू। सो ये पी वाई बाई टू, यानी पावर जो है वो अगर आधी हो जाती है तो वो सिग्नल्स का जो नॉइज़ रहेगा वो हमें सुनाई नहीं देगा, हमें सिर्फ सिग्नल y ही सुनाई देगा। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कैसे देखें, तो उसके लिए हमने कोई डेरिवेशन यहाँ पे नहीं किया है, उन्होंने दिया नहीं है किसी भी प्रकार का डेरिवेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये शार्पनेस तभी अच्छा रहेगा जब ये दो फ्रीक्वेंसीज है ना एक्स एंड जेड, इनमें डिफरेंस जो है ना वो बहुत कम चाहिए। दैट इंडिकेट्स दैट शार्पनेस इज़ मच बेटर। शार्पनेस इज़ मच बेटर यानी क्वालिटी फैक्टर उसका ज़्यादा है। तो जो डिफरेंस, जो एक्सप्रेशन दिया है क्यू फैक्टर का, सो क्यू फैक्टर का जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मेरे ख्याल से ये दिया है पेज नंबर 303 पे। सो इट इज़ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर डिवाइडेड बाय, अब ये अगर ओमेगा आर है, ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आर, तो ये कम वाली फ्रीक्वेंसी है, तो ये ओमेगा आर माइनस और ये ओमेगा आर प्लस, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। सो ओमेगा आर माइनस इज द फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर प्लस इज द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो क्यू फैक्टर इज ओमेगा आर प्लस माइनस ओमेगा आर माइनस, ये रहेगा आपका क्यू फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर बहुत अच्छा कब रहेगा, वो तभी रहेगा जब ये डिफरेंस जो है वो बहुत कम रहेगा। इफ़ दिस डिफरेंस इज़ वेरी स्मॉल देन क्वालिटी फैक्टर विल बी वेरी हाई। तो ये यहाँ पे बेसिकली हमें पता करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने एक रेडियो स्टेशन वाला एग्जांपल दिया है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बट हालांकि जो कंडीशंस हैं, तो बेसिकली जो ग्राफ वहाँ पे दिया है वो ऐसा दिया है कि देयर इज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लाइक दिस एंड द sharpness is selected so that the adjacent value currents are, if this is I naught then these currents are I naught by root 2। I naught by root 2 क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो पावर रहेगी ये adjacent frequencies की वो आधी रहेगी। तो जो फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए, यानी ये अगर y फ्रीक्वेंसी है तो x की फ्रीक्वेंसी इससे पहले आनी चाहिए और z की फ्रीक्वेंसी इसके बाद आनी चाहिए। यानी वो जो है वो दोनों रेडियो चैनल जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे और आपको सिर्फ y चैनल सुनाई देगा, ये इसका मतलब है। तो बस क्यू फैक्टर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ क्यू फैक्टर, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हो, हालांकि इसकी नोट्स हम दे देंगे। अब हम थोड़ा सा ना और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, हालांकि ये सब मैं मिटा देता हूँ, और देखते हैं कि कहाँ पे हमें क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो देखते हैं कहाँ पे मिल सकता है। तो अब देखो कि मैं एक ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ और ये है करंट एंड दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, और एक ग्राफ ये ऐसा बन गया है, ठीक है। एंड हियर एट दिस फ्रीक्वेंसी वी आर गेटिंग रेजोनेंस,
ठीक है। सो अब जो लिमिट्स मैंने जो बताए थे आपको कि द साइड बैंड्स शुड हैव साइड फ्रीक्वेंसीज शुड हैव वैल्यू आई नॉट बाय रूट टू। तो अगर ये आई नॉट है तो ये जो दो फ्रीक्वेंसीज है ये हो जाएगी आई नॉट बाय रूट टू। ये वैल्यूज जो है करंट की वो है आई नॉट बाय रूट टू, और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ये है। तो मतलब क्या बनता है कि अगर इतना ज़्यादा ब्रॉड आपका ग्राफ है तो इसमें कई सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो इस रीजन में ऐड हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रेडियो स्टेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी इधर है, दूसरा रेडियो स्टेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी इधर है, तो दोनों रेडियो स्टेशन की नॉइज़ जो है वो आपको सुनाई देगी विथ दिस रेडियो स्टेशन से इट इज़ वाई, और ये है एक्स और ये है जेड। पर अगर मैं इस ग्राफ को बहुत ही शार्प करता हूँ, तो शार्प करता हूँ यानी क्या, सो देखो अब ये फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे आ गई आई नॉट बाय रूट टू, तो इसमें x नहीं आ रहा, और इसमें जो है इधर वाली फ्रीक्वेंसी में z नहीं आ रहा, तो x एंड z जो है वो अभी इस रीजन से बाहर चले गए हैं। तो यानी अभी हमें कोई भी नॉइज़ सुनाई नहीं देगी, तो इसलिए शार्पनेस बहुत ज़रूरी है। समझा तो ठीक है, और कोई डाउट है तो हम डाउट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। बट मेन मोटिव क्या है कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी को मैं अलाउ कर रहा हूँ, यानी द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट इज़ मैक्सिमम, दैट शुड बी ओनली सिंगल फ्रीक्वेंसी, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। देर मे बी सम एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज, एक दो फ्रीक्वेंसीज वहाँ पे ऐड होंगी, बट अगर रेडियो स्टेशन जो एडजेसेंट रेडियो स्टेशन है एक्स एंड जेड, उनकी फ्रीक्वेंसी अगर उसमें नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रेडियो चैनल बराबर से सुनाई देगा। तो बस हमारा काम क्या है कि हमारा काम ये है कि वो जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, यानी मैंने बताया कि ये अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है, सो ये ओमेगा आर माइनस और ये ओमेगा आर प्लस, तो ये जो डिफरेंस है ना वो बहुत कम चाहिए। अगर ये डिफरेंस बहुत कम है, इसका मतलब ये है कि योर क्यू फैक्टर यानी आपकी क्वालिटी जो है उस रेजोनेंस सर्किट की वो बहुत अच्छी है। और अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर प्लस माइनस, अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आपकी क्वालिटी फैक्टर जो है वो बहुत कम आ जाएगी। सो दिस मैटर्स, तो इससे फ़र्क पड़ता है। तो जो आप रेडियो स्टेशन सुनते हो या जो भी है रेडियो रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन है, सिर्फ रेडियो यानी सिर्फ आप जो गाने सुनते हो वो रेडियो नहीं होता है। ये जो आर्मी के लोग जो रहते हैं जो अपने साथ एक रेडियो डिवाइस लेके घूमते हैं सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद द बेस स्टेशन, तो ये भी रेडियो ही है। वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो कई जगह पे रेडियो कम्युनिकेशन होता है और वहाँ पे ये क्यू फैक्टर जो है दिस इज़ अ मेजर पैरामीटर। सो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। सो आई होप ये क्वालिटी फैक्टर यानी क्यू फैक्टर दैट इज़ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है सो वी विल डिस्कस इट एट द टाइम ऑफ डाउट सेशन। अब नेक्स्ट जो छोटा सा वहाँ पे डिस्कशन दिखाई दे रहा है वो डिस्कशन है रिलेटेड टू चोक कॉइल। तो ये चोक कॉइल क्या है इसको भी ज़रा देख लेते हैं। अब ये जो चोक कॉइल यानी सिंपली एक कॉइल है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब ये कॉइल का यूज़ कहाँ पे है? सो दिस कॉइल इज़ यूज इन मेनी एसी सर्किट एप्लीकेशंस। अब इसका जो मेन यूज़ है वो ये है टू रिड्यूस द करंट या फिर टू कंट्रोल द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। हमें पता है कि द करंट इन केस ऑफ इंडक्टेंस इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सएल। So using this inductance value we can control the current in the circuit। तो करंट को एक रिड्यूस्ड वैल्यू पे रखने के लिए इसका ज़्यादा से यूज़ होता है एसी सर्किट्स में। कौन से सर्किट है वो हमारे स्कोप में नहीं है, वो थोड़े अलग है, तो हमें उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये जानना ज़रूरी है कि इसका जो यूज़ है वो यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस द या फिर टू कंट्रोल द करंट। अब करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉइल की क्या ज़रूरत, बिकॉज रेजिस्टेंस इज़ हैविंग मच सिंपल कंस्ट्रक्शन एज वेल एज उसकी साइज़ भी बहुत कम रहती है, तो हम रेजिस्टेंस क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो रेजिस्टेंस यूज़ न करने का कारण ये है कि देयर इज़ अ पावर लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड दैट पावर लॉस कैन बी गिवन बाय आई स्क्वायर आर। देयर इज़ सम एनर्जी स्पेंड इन द रेजिस्टेंस, तो उसकी वजह से
अब एनर्जी अगर उसमें जा रही है ज़्यादा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आ जाएगा, उसकी वजह से रेजिस्टेंस को हम यूज़ नहीं करते। सो टू सेव एनर्जी वी यूज़ इंडक्टेंस। तो इंडक्टर्स में एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमने देखा है पावर कंजम्पशन बाय प्योर इंडक्टर इज ज़ीरो, पावर एवरेज पावर कंजम्पशन बाय अ प्योर इंडक्टर इज ज़ीरो, ये हमने देख लिया है। यानी इंडक्टर में से करंट पास करने के लिए कोई भी पावर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी देयर इज़ अ मिनिमम पावर कंजम्पशन बाय इंडक्टर। आइडियली देखा जाए तो वो ज़ीरो रहता है, बट जैसे मैंने कहा कि आइडियल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो यहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस उसका रहता है, बट उसकी भी वजह से जो पावर कंजम्पशन है दैट इज़ वेरी 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 लो, एंड हेंस वी गो फॉर चोक कॉइल। सो बेसिकली दिस कॉइल इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द करंट या फिर टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। और इसका एडवांटेज ये है ओवर रेजिस्टेंस के इट कंज्यूम्स मिनिमम पावर, इट कंज्यूम्स मिनिमम एनर्जी। तो ये उसका बस एडवांटेज है, और ये वहीं पे दिया है आपके पेज नंबर 303 पे। एक और चीज़ वहाँ पे दिया है, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस एंड चोक कॉइल आपके सर्किट में है, रेजिस्टेंस यानी इंडक्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ये दो ही आपके सर्किट में है, तो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा फिर आपका? तो नेट इम्पिडेंस बताइए। नेट इम्पिडेंस विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और जो करंट रहेगा, करंट इज ई डिवाइडेड बाय जेड। सो करंट इज ई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये रहेगा आपका करंट। सो बाय मेंटेनिंग द हायर वैल्यू ऑफ एक्सएल यू कैन रिड्यूस द करंट, या फिर एक्सएल को चेंज करके आप करंट को भी चेंज कर सकते हो, ये यहाँ पे उन्होंने दिया है। हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि एक्सएल इज रिटन एज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, क्योंकि ये आपको पता होगा कि एक्सएल इज़ नथिंग बट ओमेगा एल। सो बस इतना ही डिस्कशन है, और कुछ खास यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है इसके बारे में। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो दैट्स इट। तो यहाँ पे इस चैप्टर की थियोरी ख़त्म हो जाती है। चोक कॉइल कितना इंपॉर्टेंट है, तो 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ चोक कॉइल। इसमें कोई ना डायग्राम है ना कुछ है, बस एक फार्मूला यहाँ पे ऐसा दिया है, और ये हम फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। एडवांटेज लिख दो चोक कॉइल के बस। उसका एक डिसएडवांटेज भी है चोक कॉइल का, ये बहुत हेवी है, क्योंकि अगर कॉपर वाइंडिंग, कॉपर वायर की आप वाइंडिंग बनाते हो और उसके 100 200 1000 ऐसे टर्न्स एक ही जगह पे बनाते हो, सो इट बिकम्स वेरी हेवी। उसको उठाना और उसको रखना कहीं पे, इट इज़ अ वेरी हेवी टास्क। सो ये एक उसका डिसएडवांटेज है, बस बाकी कुछ नहीं है। ये पुरानी ट्यूबलाइट मिलती थी, आपको याद होगी तो, अभी सब एलईडी ने रिप्लेस कर दिया है, बट एक 10 साल पहले अगर आप जाओ सो आपको ऐसी ट्यूबलाइट्स दिखती थी। ये ऐसी वाली ट्यूबलाइट होती थी, और इसमें ऐसे गोल ट्यूब रहती थी सफ़ेद कलर की, और यहाँ पे रहता था एक बॉक्स और एक स्टार्टर छोटा सा गोल वाला ऐसा डिवाइस रहता था वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बीच वाला, ये है कॉइल, इसे कहते थे चोक कॉइल। इसका पर्पस थोड़ा अलग था, अब वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, बट इसका पर्पस था थोड़ा सा अलग, बट इट वाज आल्सो, इसका दूसरा भी पर्पस यहाँ पे यही था कि टू कंट्रोल द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। और ये स्टार्टर जिसमें आपको थोड़ा सा स्पार्क दिखाई देता था जब भी आप ट्यूबलाइट चालू करते थे, तो ये प्लग प्लग करके फिर चालू हो जाती थी। तो इस तरह की ये ट्यूबलाइट मिलती थी, अभी भी मिलती है मार्केट में, ये ट्यूब मिलती हैं, बट बहुत से घरों में अभी इसको रिप्लेस कर दिया है। बट 10 साल पहले अगर आप जाओगे तो मैक्सिमम घरों में यही ट्यूबलाइट मिलती थी। हाँ जी, सो ये था थोड़ा सा डिस्कशन रिगार्डिंग दिस चोक कॉइल। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थियरी हमने कंप्लीट कर दी है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ MCQs ऑफ द एक्सरसाइज। तो मैं अभी MCQ शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर थोड़ा छोटा था, हालांकि थोड़ा टाइम हमें लगेगा इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने में, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। एक्सरसाइज देखने के बाद पता चलता है कि इस चैप्टर में उन्होंने कुछ थियरी क्वेश्चंस ज़्यादा कर दिए हैं, और इससे पहले वाले चैप्टर में कुछ थियरी क्वेश्चंस है ही नहीं खास करके। चलिए ठीक है, थियरी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पहला MCQ है, इफ़, पहला MCQ पेज नंबर 304, बुक्स अपने सामने रखो, ठीक है।
इफ़ द RMS करंट इन 50 हर्ट्ज AC सर्किट इज़ 5 एम्पियर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकंड्स आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स ज़ीरो। SHM याद है क्या? SHM में इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। वैसे ही अब a साइन ओमेगा टी हम कब लेते हैं? व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। यहाँ पे करंट स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स वैल्यू बिकम ज़ीरो, यानी हम ये वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मेन बात है कि RMS करंट दिया है और करंट का जो इक्वेशन हमें पता है वो कुछ ऐसा है कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये करंट का इक्वेशन है। यहाँ पे करंट जो है आई नॉट का मतलब क्या है? आई नॉट इज पीक वैल्यू, यानी ये वैल्यू, पर ये वैल्यू नहीं दी है, उन्होंने दी है RMS वैल्यू। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू, वो भी हमें पता होना चाहिए। सो यहाँ पे आई RMS इज इक्वल टू आई नॉट बाय √2, ये डेरिवेशन हमने किया था, याद कर लो इसे। सो आई नॉट इज इक्वल टू √2 टाइम्स आई RMS, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो आई इज इक्वल टू आई RMS इंटू √2 साइन ऑफ ओमेगा टी। हाँ जी, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सो RMS करंट दिया है, आई RMS दिया है, वो कितना दिया है? 5 एम्पियर। सो 5 √2 साइन ऑफ ओमेगा की जगह 2π/ft, ऐसा लिख देता हूँ, ओमेगा की जगह 2π/ft। आगे 5 √2 साइन ऑफ 2π, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, 50 इंटू टाइम दिया है 1/300, 1/300। अब देखो 50 इंटू 200, 100/300 1/3 आएगा। सो ये 5 √2 साइन ऑफ π/3 हो जाएगा। 5 √2 साइन ऑफ π/3, साइन ऑफ π/3, साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 इज √3/2। ये √2 और ये 2, ये नीचे हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा √3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर दिस टाइम 1/300 सेकंड टाइम। ये ऐसा ही सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 और जिसका जो ऑप्शन मुझे मिल रहा है दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अ रेजिस्टर ऑफ 500 ओहम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी आर इन सीरीज विथ AC सोर्स विच गिवन बाय V is equal to 100 √2 साइन ऑफ 1000 t। द पावर फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, पावर फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन के लिए आपको इम्पेडेंस ट्रायंगल थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट इम्पेडेंस ट्रायंगल पावर फैक्टर कैन बी गिवन बाय, टेक्स्ट बुक में इम्पेडेंस ट्रायंगल कहाँ पे है ये निकालो और देखो, और जो मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दैट इम्पेडेंस ट्रायंगल वो क्लियर है कि नहीं ये बताना मुझे पक्का। कोई डाउट है तो पूछना, क्लियर हो गया तो छोड़ देना, बट मस्ट सी दैट इम्पेडेंस ट्रायंगल, ठीक है। सो cos phi कैन बी रिटन एज R अपॉन √r² प्लस XL²। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। अब ये कहाँ से, अब बेसिकली जो इक्वेशन हमने देखा था वो ये नहीं था, इक्वेशन हमने जो देखा था बेसिक इक्वेशन वो तो ये था R अपॉन √r² प्लस ब्रैकेट ऑफ XL माइनस XE²। पर यहाँ पे XE की वैल्यू दी नहीं है, यानी यहाँ पे ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि देयर इज़ ऑल्सो सम कैपेसिटर, कैपेसिटर है ही नहीं। तो अगर कैपेसिटर नहीं है इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ XL है, XE नहीं है, ये इसका मतलब बन जाता है। सो अब अगर हम डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए देख लेते हैं। हाँ, सबसे मेन बात, अब ये वोल्टेज का इक्वेशन क्यों दिया है? वोल्टेज का इक्वेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि XL क्या है? XL है ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली दी नहीं है, तो उसके लिए हमें वोल्टेज का जो इक्वेशन दिया है वो बहुत ज़रूरी है। तो वोल्टेज का इक्वेशन जो है वो ये है 100 √2, यानी ये पीक वैल्यू हो गई 100 √2 इंटू साइन ऑफ 1000 t। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ E0 साइन ऑफ ओमेगा t से, सो हियर ओमेगा जो है वो बन जाता है 1000 रेडियन पर सेकंड,
क्लियर हो रहा है? ठीक है। सो ओमेगा की वैल्यू हमें मिल गई। सो नाउ वी कैन हैव वैल्यू ऑफ एक्सएल। तो अब ये पूरी वैल्यूज़ यहाँ अगर मैं पुट करता हूँ तो लेट मी सी क्या मिलता है। कॉस फाई इज इक्वल टू आर। आर कितना दिया है? 500। ठीक है। स्क्वायर रूट में 500 का स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, प्लस ओमेगा एल। ओमेगा कितना है? 1000 इंटू इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी दी है? 0.5। ये इतने स्लो नहीं करने हैं, ये बहुत फास्ट करने हैं आपको, मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ। ठीक है। ये 500 डिवाइडेड बाय, देखो अभी क्या मिलेगा आपको, 500 स्क्वायर, और ये क्या है 0.5 इंटू 1000, ये भी 500 हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो ये 500 स्क्वायर ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस 500 स्क्वायर। तो कॉस फाई जो है वो बन जाता है 500 डिवाइडेड बाय, अब मैं बहुत डिटेल में हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं वैसे, ट्वाइस 500 स्क्वायर। आई होप ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है। तो ये 500 स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 500 रूट 2। तो कॉस फाई क्या मिला मुझे? कॉस फाई मुझे मिला 1/√2। कॉस फाई 1/√2 मिला। तो पावर फैक्टर ही उन्होंने पूछा था यहाँ पे, तो पावर फैक्टर आ रहा है आपका 1/√2। इसमें थोड़ी और एडिशन हम कर सकते हैं। एडिशन क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? कॉस फाई अगर 1/√2 है तो फाई इज बेसिकली फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। सो इन दिस केस फाई बिकम्स 45 डिग्री। तो देर इज़ अ फेज डिफरेंस ऑफ 45 डिग्री। अब एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि वेदर करंट इज लीडिंग वोल्टेज या वोल्टेज इज लीडिंग करंट। तो एक बात याद रखना कि यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं है। कैपेसिटेंस नहीं है यानी करंट लीड करने की बात ही नहीं आती। तो यहाँ पे करंट सिर्फ लैग करेगा। सो वोल्टेज विल लीड करंट, ये याद रखना, करंट लैग्स वोल्टेज। ठीक है। तो वोल्टेज आगे रहेगा करंट से, और वो कितने एंगल से आगे रहेगा? वो रहेगा 45 डिग्री के एंगल से। ये याद रखना, π/4 विल बी द डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो ये ऐसे, इसमें सिर्फ पावर फैक्टर पूछा है। दे मे आस्क यू द फेज डिफरेंस, दे मे आस्क यू इन अनदर टर्म्स कि करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 45 डिग्री, वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय 45 डिग्री, और अन्य दो ऑप्शन भी आपको और दिए जाएंगे सो दैट यू मे गेट कन्फ्यूज्ड। सो इस तरह के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एटलीस्ट इस एमसीक्यू में तो बिल्कुल नहीं है। तो पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस ये क्लिक होना वहाँ पे ज़रूरी है कि ये इक्वेशन क्यों दिया है। ये इक्वेशन इसलिए दिया है ताकि हम ओमेगा को ढूंढ सकें, इसलिए ये इक्वेशन हमको दे दिया है। दैट्स इट। ये थे पहले दो एमसीक्यू। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, थर्ड एमसीक्यू है, इन अ सर्किट LCR आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी सीरीज LCR सर्किट है विथ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी f। ठीक है। द करंट लीड्स वोल्टेज बाय 45 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को। ठीक है। द वैल्यू ऑफ C इज, कैपेसिटेंस की वैल्यू उन्होंने पूछी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम ना कॉस फाई का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है। तो कॉस फाई का जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कॉस फाई इज इक्वल टू R/Z। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉस फाई R/Z। कहाँ से लाया? इम्पिडेंस ट्रायंगल। देखो, देखना मत भूलना, उसे अच्छी तरह से याद करो। इम्पिडेंस ट्रायंगल कॉस फाई इज R/Z। अब देखो आगे क्या हो रहा है। सो R डिवाइडेड बाय रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने XL माइनस XC नहीं लिखा, XC माइनस XL लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आप बुक में देख सकते हो द करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज है। इसका मतलब ये है कि द कैपेसिटिव इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। कैपेसिटिव इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। करंट इज लीडिंग वोल्टेज, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, XC माइनस XL, क्योंकि XL इज लेस देन XC। तो ये पता क्यों चला? क्योंकि करंट इज लीडिंग वोल्टेज। अगर वोल्टेज लीड्स करंट होता तो उसमें हम लिखते हैं XL माइनस XC। ठीक है।
तो ये r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, और कॉस फाई दिया है 45 डिग्री, तो कॉस ऑफ 45 हो जाएगा, एक मिनट, 1/√2, और ये r अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या मिलेगा हमें, 1/2 ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट साइन निकल जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, सो व्हाट वी गेट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2r स्क्वायर है, यहाँ पे एक r स्क्वायर है, उसको वहाँ भेज देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्सएल स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सो दिख रहा है, ये एक स्टेप में यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, सो एक्स माइनस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, सो अब हम फिर से स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट हम आराम से ले सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर टर्म्स है। तो आई कैन राइट एक्स माइनस एक्सएल, एक्स माइनस ये c है, हाँ थोड़ा सा ये दोनों, एक्स माइनस एक्सएल इज इक्वल टू आर। कैपेसिटेंस पूछा है उन्होंने, और एक्स की वैल्यू क्या आती है, एक्स क्या होता है 1/ओमेगा c, तो एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा अभी 1/ओमेगा c। एक्सएल क्या रहता है, ओमेगा एल इज इक्वल टू आर, 1/ओमेगा c इज इक्वल टू आर प्लस ओमेगा एल। अब मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ। क्यों रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा हमें, रेसिप्रोकल हमें इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हमें c की वैल्यू चाहिए। सो ओमेगा c इज इक्वल टू 1/r प्लस ओमेगा एल। सो अब क्या होगा, ओमेगा नहीं, एक मिनट, अब ओमेगा की जगह पे उन्होंने फ्रीक्वेंसी f है ऐसा मेंशन किया। सो दे डोंट वांट आंसर इन रेडियन पर सेकंड, दे वांट दैट हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी। तो c ये 2πf c 1/r प्लस 2πf l, एंड हेंस c इज इक्वल टू 1/2πf r प्लस 2πf l। ये ऐसा कुछ है क्या आपके टेक्स्ट बुक में? यस, इट इज़ देयर, इट इज़ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ऐसा उन्होंने लिखा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब देखो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आ रहा है, माइनस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे क्लिक होना ज़रूरी था कि करंट इज़ लीडिंग वोल्टेज। इफ़ करंट इज़ लीडिंग वोल्टेज, इसका मतलब ये रहेगा कि XC इज़ ग्रेटर देन XL। XC is greater than XL. If current lags voltage, then XC is less than XL. तो यहाँ पे करंट लीड हो रहा है इसलिए मैंने XC माइनस XL लिखा है, और उसकी वजह से पूरे कैलकुलेशन में यहाँ माइनस का था वो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फाइनली वी आर गेटिंग ऑप्शन डी एज आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरे हिसाब से अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एनीवे, आई होप ये क्वेश्चन MCQ 3 जो है वो समझ में आ रहा होगा। मैं हर एक स्टेप को लिख रहा हूँ यहाँ पे सो दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि क्या चल रहा है। अगर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको हर एक स्टेप को लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आपको फटाफट MCQ है तो MCQ आपको बहुत फास्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, बट वहाँ पे ये क्लिक होना ज़रूरी है कि यही इक्वेशन क्यों यूज़ किया। तो वो ये इक्वेशन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि उन्होंने फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज दे दिया है, तो उससे हमें रिलेशन बिटवीन R, L एंड C मिल जाता है, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन में R, L और C सब प्रेजेंट है। सो दैट्स वाई ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है।
करंट ढूंढना नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा इक्वेशन हमने यूज़ नहीं किया। ये जो लिखा है ये अच्छी तरीके से नोट करो। इफ़ करंट लीड्स वोल्टेज, इसका मतलब है कैपेसिटिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट दैन इंडक्टिव इफेक्ट एंड हेंस XC इज ग्रेटर दैन XL। इफ करंट लैग्स वोल्टेज देन इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेंट, तो XC विल बी लेस दैन XL। तो ये आपके लिए लिखा है, इसको नोट करो, याद रखना इसे अच्छी तरीके से। तो कहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही।